अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? बताएं मुझे एक मैसेज करके एवरीथिंग इज परफेक्ट, वॉइस, वीडियो, एवरीथिंग इज ओके। ओके जी, आज जो स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, उसका नाम है IAS 20। IAS 20 एक दो मिनट में स्टार्ट करते हैं। वेट। ओके जी, नाम है IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब गवर्नमेंट कई बार मदद करती है, ग्रांट देती है डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट वजूहात की बिना पर। मिसाल के तौर पे सुकून से सोचते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि एक फलां गांव है या एक फलां विलेज है जहां पर लोग का रोजगार नहीं है, तो वहां रोजगार बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो गवर्नमेंट ने यूनिलीवर या किसी कंपनी को बोला कि अगर आपने वहां उस जगह जाके अपनी फैक्ट्री लगाई ना, तो जितनी भी लेबर कॉस्ट आपकी बनेगी उसकी आधी हमसे ले लेना। जितनी भी लेबर कॉस्ट आपकी बनेगी उसमें से आधी हमसे ले लेना। सही है? तो ग्रांट दी गई है इस बार। ये जो ग्रांट दी गई है, बात को सुने, ये उस रोजगार को बढ़ाने, उस एरिया की एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के। इसी तरह गवर्नमेंट इस वजह से और भी ग्रांट देती है किसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट किसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए भी ग्रांट देती है, किसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए भी ग्रांट देती है। फॉर एग्जाम्पल बात सुने, गवर्नमेंट चाहती है कि मुल्क में IT इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा यूज हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जिस इदारे ने भी 1 करोड़ से ऊपर के IT इक्विपमेंट्स लिए, जिस इदारे ने भी 1 करोड़ से ऊपर के IT इक्विपमेंट्स बाय किए, वो 50% हमसे ले ले। वो 50% हमसे ले लेना और जाओ खरीदो। तो ऐसी सूरत हाल में अब गवर्नमेंट ग्रांट की दे रही है उस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। अब गवर्नमेंट इसलिए ग्रांट दे रही है ताकि वो टेक्नोलॉजी प्रमोट हो, ताकि वो टेक्नोलॉजी प्रमोट हो, ताकि वो टेक्नोलॉजी क्या हो बेटा, प्रमोट हो। ओके, राइट नाउ। अब मैं जानता हूं कि मैंने पहले एक रिकग्निशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है, लेकिन वो मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, आऊंगा उस पर। सबसे पहले मैंने एक हेडिंग, आप देखें, ये लिखी हुई है टाइप्स ऑफ ग्रांट, नजर आ रही है? ये एक वर्ड लिखा है टाइप्स ऑफ ग्रांट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रांट। नंबर वन इज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, ये वो ग्रांट होती है जो एसेट बाय या कंस्ट्रक्ट करने के लिए दी जाए। ये वो ग्रांट होती है जो एसेट बाय या कंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट दे रही है, तो ऐसी ग्रांट को हम बोलते हैं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। सर दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, इसकी डेफिनेशन दुनिया भर में एक ही है। ऑल ग्रांट्स अदर देन ग्रांट रिलेटेड टू एसेट आर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। हर वो ग्रांट, हर वो मदद जो कि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं, वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। बच्चे ने इसकी क्या मिसाल है? बेटा अभी आज की क्लास की जो पहली मिसाल दी थी, आज की क्लास की जो पहली मिसाल थी वो इसी की थी। जो गवर्नमेंट ने नहीं कहा था कि वहां उस एरिया का रोजगार बढ़ाना है, उस एरिया में लोगों को जॉब्स दिलवानी है, तो अब वो कोई ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं थी, उसको बाय डिफॉल्ट बोलेंगे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। उसको कहेंगे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ओके, राइट। अब देखो एक बात सोचो,
जब गवर्नमेंट ग्रांट देती है ना, जब गवर्नमेंट ग्रांट देती है ना, तो वो कुछ शराइत के साथ देती है। जब गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है तो वो कुछ शराइत के साथ देती है, कुछ शराइत के साथ देती है, ठीक है, वरना तो आप मिस यूज कर लोगे। ठीक है, मैं एक मिसाल देता हूँ। लेटेस्ट से गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आईटी इक्विपमेंट्स खरीदो, हमसे 50 लाख रुपए ले लो, 1 करोड़ के आईटी इक्विपमेंट लो और हमसे 50 लाख रुपए ले लो। तो गवर्नमेंट का मकसद ये था वो टेक्नोलॉजी लोग यूज करके प्रमोट करें। आपने 1 करोड़ रुपए के एसेट लिए, 1 करोड़ में से 50 लाख गवर्नमेंट से ले लिए और एक हफ्ते बाद जाके सारे एसेट बेच दिए और पैसे जेब में डाल लिए। तो बेटा ये तो गलत बात है ना। तो इसका मतलब जब गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है तो साथ कुछ शराइत भी लगाती है, कुछ कंडीशंस भी इंपोज करती है। ठीक है, अब वो क्या है पढ़ें। ये दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक होती है प्राइमरी कंडीशन और एक होती है सेकेंडरी कंडीशन। एक होती है क्या, प्राइमरी कंडीशंस और एक सेकेंडरी कंडीशन है। आसान लफ्जों में समझ जाओगे, सुनो। प्राइमरी कंडीशंस वो कंडीशंस हैं कि अगर वो आपने मीट नहीं की तो दूर से अल्लाह हाफिज, फिर आपको ग्रांट मिलेगी नहीं। प्राइमरी कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जो अगर आपने मीट नहीं की तो दूर से ही आपको अल्लाह हाफिज, आपको ग्रांट मिलेगी नहीं, यानी आप क्वालिफाई नहीं करोगे। जैसे आपको आज अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो एडमिशन से पहले कुछ क्राइटेरिया होता है ना कि आपकी इतनी परसेंटेज आई हो या आपने टेस्ट क्लियर करना है। अगर नहीं किया तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो प्राइमरी कंडीशन वो कंडीशन है कि अगर वो मीट नहीं की तो दूर से ही अल्लाह हाफिज। और सेकेंडरी कंडीशन कौन सी है, जो बाद में मीट करनी है, ग्रांट रिसीव होने के बाद मीट करनी है। और अगर वो मीट नहीं की आपने, आपने सेकेंडरी कंडीशन मीट नहीं की, तो फिर आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, आपको फिर ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब देखो दोनों की मिसाल देता हूँ। प्राइमरी कंडीशन की पहली मिसाल है टू बाय और कंस्ट्रक्ट एन एसेट, यानी गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको ग्रांट उस शर्त पे देंगे पहले आप एसेट खरीद के लाएं, आप एसेट खरीद के लाएं, तो हम देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और फिर हम आपको ग्रांट देंगे। सही है। सेकंड एग्जांपल, गवर्नमेंट ने आपको बोला कि हम एक शर्त पे ग्रांट देंगे, पहले आप 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लें, फिर हम तीसरे फ्लोर से आपको पैसे देना शुरू करेंगे। तो अब ये प्राइमरी कंडीशन इसके बगैर मिलेगी नहीं। इसकी एक और मिसाल है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। एग्जाम्पल आगे देखो लिखी हुई है। गवर्नमेंट कई बार कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट कर देती है कि सिर्फ उन्हीं इदारों को ग्रांट मिलेगी जिनके पास 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, या उन्हीं इदारों को ग्रांट मिलेगी जिनका प्रॉफिट इतने से ऊपर है, उन्हीं इदारों को ग्रांट मिलेगी जिनका शेयर कैपिटल इतने से ऊपर है। राइट, ओके। तो कई बार आपके सामने कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग कंडीशंस भी होती हैं, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और क्वालिफाइंग कंडीशंस भी होती हैं। सही है। अब आइए सेकेंडरी कंडीशंस। मैंने अभी बोला था सेकेंडरी कंडीशन वो कंडीशंस हैं जो बाद में मीट करने वाली हैं, यानी अगर वो शराइत आपने मीट नहीं की, अगर वो शराइत आपने मीट नहीं की तो हजरात आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपको वापस करना पड़ेगा पैसा। इसका पहली एग्जांपल क्या, मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्टे, यानी मिनिमम नंबर ऑफ यूज। यानी गवर्नमेंट आपको यूं बोलेगी कि आपने एसेट खरीदना है और अगले 10 साल तक यूज भी करना है, एसेट खरीद के अगले 10 साल तक यूज भी करना है। अगर 10 साल से पहले बेच दिया ना, अगर 10 साल से पहले बेच दिया तो फिर आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे, फिर आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे। सही है। इसी तरह लोकेशन, कई बार गवर्नमेंट आपको बोलती है कि भैया एसेट खरीदो और उसको हैदराबाद में जाके यूज करो, एसेट बाय करो और फला शहर में जाके यूज करो, ये जरूरी है आप एंड तक वहीं यूज करो। आपने एसेट खरीदा, 1 साल हैदराबाद में यूज किया और उसके बाद ठक आप फिर ले आए कराची, तो अब जैसे ही आपने लोकेशन चेंज की तो ब्रीच हो गया, तो अब आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी। सही है। तो मैंने 2 3 4 मिसालें दे दी हैं। प्राइमरी कंडीशन वो कंडीशन है बेटा कि अगर वो मीट नहीं हुई तो ऐसी सूरत हाल में ग्रांट मिलेगी नहीं। और सेकेंडरी कंडीशंस वो हैं जो बाद में मीट होने वाली कंडीशंस हैं। अगर वो मीट नहीं की तो आपको रीपेमेंट करनी पड़ जाएगी, अगर वो मीट नहीं की तो आपको रीपेमेंट करनी पड़ जाएगी। ओके, सही। अब आइए रिकग्निशन क्राइटेरिया, ये है इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया, पढ़ते हैं। रिकग्निशन क्राइटेरिया का मतलब कि अगर ये क्राइटेरिया आप मीट होगा तब जाके ग्रांट आपकी बुक में रिकग्नाइज होगी। ये क्राइटेरिया, ये कंडीशंस मीट करोगे, ये क्राइटेरिया, ये कंडीशंस मीट करोगे तब जाके गवर्नमेंट ग्रांट आप अपनी बुक्स में रिकग्नाइज कर सकते हो, वरना कर ही नहीं सकते। पहली शर्त पढ़ो, कंपनी
has reasonable assurance that it will fulfill, will fulfill conditions attached in the grant. कंपनी ये बात यकीन से कह सकती हो, कंपनी इस बात के लिए सर्टन हो, पुख्ता हो, यकीन हो से कि जो ग्रांट के डॉक्यूमेंट में कंडीशन लिखी वो हम सारी मीट कर देंगे, हम उसको मीट करने के लिए एलिजिबल है। सही, यानी इस कंडीशन का मतलब आपको चेक किया जाएगा कि आप वाकई तैयार हो, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप मीट कर दोगे। अब सेकंड कंडीशन देखो, उसमें गवर्नमेंट को देखा जाएगा दैट द ग्रांट विल बी रिसीव्ड, कि वाकई गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी भी। एक एंड से आपको देखा जाएगा और दूसरे एंड से गवर्नमेंट को देखा जाएगा, एक एंड से आपको और दूसरे एंड से गवर्नमेंट को। तो आपको देखने के लिए क्या है कि कंपनी हैज रीजनेबल एश्योरेंस, कंपनी के पास यकीन हो कि कंपनी वाकई वो कंडीशन सारी मीट कर देगी जो ग्रांट में लिखी हुई है डॉक्यूमेंट में। और दूसरी क्या है कि वाकई आपको ग्रांट मिलेगी भी, यानी मिलेगी भी का मतलब ये है कि मिनिस्टर, कई बार ग्रांट के मिलने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है किसी बड़े मिनिस्टर का, तो वो अप्रूवल ये इस तरह का मिल चुका हो, तभी यकीनी बात हो, तब जाके यानी वाकई आपको मिलेगी, तब जाके आप उसको बुक करोगे, वरना बुक नहीं करोगे। तो ये दो शर्तें रिकग्निशन क्राइटेरिया कहलाती हैं, ये दो शर्तें रिकग्निशन क्राइटेरिया कहलाती है, रिकग्निशन क्राइटेरिया कहलाती है। ठीक ना। अब सवाल ये कि सर जब गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है तो उसकी डबल एंट्री क्या बनती है? जब हमें गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो उसकी एंट्री क्या बनती है? देखो क्या लिखा है, नेवर बुक ग्रांट इन इक्विटी। देखो, या इसको यूं भी समझ लें कि एक आर्टिकल है, एक IS-20 का मैं आर्टिकल भेजूंगा आप लोगों को, उसमें आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है कि IS-20 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स इक्विटी अप्रोच, यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको जो ग्रांट मिली है आप उसकी एंट्री ये बना दो, जो ग्रांट आपको मिली है आप उसकी एंट्री ये बना दो बैंक डेबिट और इक्विटी क्रेडिट। दिस इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये मना है, ये मना है। ग्रांट इक्विटी में नहीं जाएगी। बच्चे ने कहा इसकी लॉजिक क्या है, इसकी दलील क्या है, इसके पीछे आर्ग्यूमेंट क्या है? तो मैंने कहा दलील सिंपल ये है कि ग्रांट इज नॉट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर। देखो ये लिखा हुआ है, भाई वो पैसे जो शेयर होल्डर से आते हैं वो इक्विटी में बुक होते हैं ना, जो पैसा शेयर होल्डर से आया वो इक्विटी में बुक होता है। तो ग्रांट तो बेटा शेयर होल्डर से आई नहीं है, ग्रांट तो शेयर होल्डर से आई नहीं है, तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये इक्विटी में नहीं जाएगी, ये P&L में जाएगी, इनकम बुक होगी। सही है, ये बेनिफिट इनकम बुक होगा। यानी मैं यूं बोलूंगा इन शॉर्ट, IS-20 strictly prohibits equity approach and IS-20 recommends income approach. IS-20 strictly prohibits equity approach and IS-20 recommends income approach. ओके, अब एक सवाल पहला कराता हूं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट से रिलेटेड, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, एक सवाल कराता हूं, उस सवाल में आहिस्ता आहिस्ता आदत करते हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता आदत करते हैं, ठीक है, स्लो मोशन में चलते हैं, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास स्क्रीन पे है। कंपनी बॉट अ मशीन एट ईयर 0, मैंने 1 जनवरी वगैरह नहीं लिखा, 0 1 2 3 4 की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, 0 1 2 3 4 की फॉर्म में बात कर रहा हूँ। तो कंपनी ने एक मशीन ली है ईयर 0 पे फॉर 1 लाख, कितने के लिए? 1 लाख। उसकी लाइफ कितनी है? उसकी लाइफ है 4 इयर्स। उसकी लाइफ कितनी है? 4 इयर्स, ठीक है। और मेथड है स्ट्रेट लाइन। मेथड कितना है? स्ट्रेट लाइन मेथड स्ट्रेट लाइन है। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपनी ने एक मशीन ली है ईयर 0 पे कितने की? 1 लाख की। उसकी लाइफ है 4 इयर्स और मेथड स्ट्रेट लाइन है। तो अब पहले मैं IS-16 वाला काम कराता हूँ, IS-16 वाला काम कोई इतना मुश्किल नहीं है, IS-16 वाला काम कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आप 1 लाख को डिवाइड बाय 4 करोगे तो हर साल 25-25 हजार की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। हम अभी IS-16 नहीं पढ़ रहे, हमने पढ़ लिया है, तो डेप्रिसिएशन निकालना इट्स नॉट अ बिग डील, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 लाख डिवाइड बाय 4 अगर आप करोगे तो हर साल की 25-25 हजार डेप्रिसिएशन आ जाएगी, यानी हर साल की इनकम स्टेटमेंट में 25,000 का एक्सपेंस चला जाएगा। हर साल की इनकम स्टेटमेंट में 25-25 हजार का एक्सपेंस चला जाएगा, 25-25 हजार का एक्सपेंस चला जाएगा। ओके, राइट, ओके। नाउ अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। मैंने IS-16 वाला काम आपको और बता दिया। अब गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट कितनी दी है? 20% ऑफ कॉस्ट। बेटा जाग जाए प्लीज, बहुत ज्यादा जागे, ये पहला सवाल बहुत एनर्जी मांगेगा। गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी है
20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ कॉस्ट। देखो तो कॉस्ट 1 लाख की है, 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। 1 लाख का 20% होता है 20,000। अब देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पूरी मैं आपकी अदालत में पेश कर रहा हूँ। तो देखें, आप एंट्री बनाओगे बैंक डेबिट 20,000, बैंक डेबिट 20,000। और अब देखो मैं जानबूझ के गलत एंट्री बनाता हूँ, बैंक डेबिट 20,000। और मैंने सामने क्या करा बताऊं, मैंने कहा इक्विटी तो मैं बुक कर नहीं सकता, इक्विटी बुक नहीं कर सकता, याद है, क्योंकि शेयर होल्डर की तरफ से रिसीव नहीं हुई। IS 20 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स, IS 20 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स इक्विटी अप्रोच पढ़ाया था। तो मैं इक्विटी तो क्रेडिट नहीं कर सकता, तो फिर ये बेनिफिट है। तो बच्चे ने कहा डायरेक्ट पीएनएल बुक कर दो, डायरेक्ट क्या बुक कर दो? पीएनएल बुक कर दो। अब बात सुनो बेटा, अगर मैंने पीएनएल डायरेक्ट बुक कर दिया ना, अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट बुक कर दिया, सामने देखे हो मेरे डायलॉग सुनने, तो मैचिंग प्रिंसिपल की बिल्डिंग जमीन पर आ गिरेगी, मैचिंग कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी हो जाएगी। क्यों? सुकून से रुक रुक के सुने, क्योंकि ये ग्रांट रिसीव ही क्यों हुई है, पहले मुझे बताएं। ये गवर्नमेंट ने ग्रांट क्यों दी है? ये गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट। गवर्नमेंट ने ये ग्रांट दी है रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट। हाँ, और वो नॉन करंट एसेट हमें एक दिन फायदा नहीं पहुंचा रहा है, 1 घंटा नहीं, बल्कि कई साल फायदा पहुंचा रहा है। वो नॉन करंट एसेट हमें कई साल फायदा पहुंचा रहा है। तो जब वो हमें कई साल फायदा पहुंचा रहा है, तो इसके भी फायदे को कई साल पे स्प्रेड करेंगे, इस बेनिफिट को भी कई सालों पे स्प्रेड करेंगे। तो इसको अगर मैंने 1 सेकंड में पीएनएल में डाल दिया ना, पूरे के पूरे अमाउंट को 1 सेकंड में पीएनएल में डाल दिया, तो कई सालों की इनकम एक साथ बुक हो जाएगी, कई सालों की इनकम एक साथ बुक हो जाएगी। तो इसको 1 सेकंड में पीएनएल में नहीं डालेंगे, बल्कि इसे इधर देखें, इसे हम क्या करेंगे, हम इसको डेफर्ड इनकम, हम इसको डेफर्ड इनकम के अकाउंट में पार्क कर देंगे। हम यहाँ एक डेफर्ड इनकम के नाम से लायबिलिटी बुक कर देंगे। हम यहाँ एक डेफर्ड इनकम के नाम से लायबिलिटी बुक कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट, बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट, बैंक डेबिट 20,000, डेफर्ड इनकम क्रेडिट 20,000। सही है। एक बार फिर मैं पूछता हूँ, सर 1 सेकंड में पीएनएल में क्यों नहीं डाला? 1 सेकंड में पीएनएल में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये ग्रांट क्यों रिसीव हुई थी? बिकॉज ऑफ दैट नॉन करंट एसेट, उस नॉन करंट एसेट के लिए। तो वो नॉन करंट एसेट हमें कई साल फायदा पहुंचा रहा है, तो हम इस चीज को 1 सेकंड में पीएल में कैसे डाल सकते हैं? कई सालों की इनकम 1 सेकंड में पीएल में चली जाएगी, तो ये तो मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा ना। सोचो तो सही। ये एक और तरीके से समझाता हूँ, बड़ी जबरदस्त तरीके से सुनो। ये डायलॉग सुनना, गोल्डन वर्ड्स हैं, दीज आर गोल्डन वर्ड्स, प्लीज याद रखना। जिस चीज से रिलेटेड भी ग्रांट रिसीव हुई है, डायलॉग सुनो, जिस चीज से रिलेटेड भी ग्रांट रिसीव हुई है, वो चीज जैसे जैसे पीएनएल में जाएगी, वैसे वैसे ये ग्रांट भी पीएनएल में जाएगी। रिपीट, वापस बोल रहा हूं, ट्रैक करो मुझे। जिस चीज से रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है, वो चीज जैसे जैसे पीएनएल में जाएगी, वैसे वैसे ग्रांट भी पीएनएल में जाएगी। समझ गए? तो वो चीज डेप्रिशिएट होकर पीएनएल में जा रही थी ना, नॉन करंट एसेट आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट होकर पीएनएल में जा रहा था ना, तो ग्रांट भी एमोटाइज होकर पीएनएल में जाएगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो, दिस grant will be amortized over आगे लिख दिया मैचिंग। सही है, मैचिंग करनी है। अब बताओ कैसे एमोटाइजेशन निकालेंगे? एमोटाइजेशन देखो मैं इसकी निकाल रहा हूं। एमोटाइजेशन याद रखना, बताओ, एसेट की डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे निकाली थी ना, एसेट जो पीएन में गया था वो स्ट्रेट लाइन पे गया था ना, तो ये भी स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। मैचिंग करनी है। तो बताओ 20,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स कितना है बेटा? 5,000 परिणाम आया। अब आप जरा देखें, जरा अब आपने देखना होगा, डे 0 पे आपकी डेफर्ड इनकम थी 20,000, कितनी थी? 20,000। बेटा बताओ पहले साल में कितने से खत्म हो गई? पहले साल 20,000 में से कितनी खत्म हो गई? 5,000 खत्म हो गई। तो आपने एंट्री बनाई डेफर्ड इनकम डेबिट 5,000 और पीएनएल क्रेडिट 5,000। डेफर्ड इनकम डेबिट 5,000 और पीएनएल क्रेडिट 5,000। डेफर्ड इनकम डेबिट अब 5,000 और यानी अब क्या करोगे? आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइबिलिटी को हर साल खत्म करके पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। हर साल अपनी लाइबिलिटी को खत्म करके पीएनएल में यानी स्प्रेड कर करके इनकम बुक करोगे, क्योंकि ओवर द लाइफ करनी है, क्योंकि एसेट हमें कई साल फायदा पहुंचा रहा है। अब बताएं, 20,000 में से 5,000 खत्म हो गया, तो यहाँ 15,000 रह गई होगी। यहाँ आपकी डेफर्ड इनकम 15,000 रह गई होगी।
हाँ, मैं 3-0 नहीं लगा रहा, 3-0 नहीं लगा रहा। अब अगले साल फिर एंट्री बनेगी DI डेबिट 5 और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 5। तो 15 में से 5 और खत्म हो जाएगी तो 10 रह जाएगी। फिर अगले साल फिर एंट्री बनेगी तो 5 रह जाएगी और आखिरी साल आपकी ईयर 4 के एंड पे 0 रह जाएगी। आखिरी साल ईयर 4 के एंड पे ये 0 रह जाएगी। हाँ, ये देख लें। तो इस तरह आपने बेटा इसको स्प्रेड कर दिया, इस तरह आपने इसे बेटा देखो स्प्रेड कर दिया और ये मैचिंग प्रिंसिपल के एन मुताबिक है। तो डायलॉग क्या है, ये डायलॉग को अपने जहन में भरो। पूरा गवर्नमेंट ग्रांट का आईएएस इसके इर्द गिर्द घूमता है कि जिस चीज से रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है, जिस चीज से रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है, वो चीज जैसे जैसे पीएनएल में जाएगी वैसे वैसे ग्रांट भी पीएनएल में जाएगी। तो अगर वो चीज स्ट्रेट लाइन के थ्रू डेप्रिशिएट हुई है तो ग्रांट भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू एमोर्टाइज होगी। अगर वो एसेट रिड्यूसिंग बैलेंस के थ्रू डेप्रिशिएट हो रहा है तो ग्रांट भी रिड्यूसिंग बैलेंस के थ्रू एमोर्टाइज होगी। ओके, मैं खामोश हूं, 1-2 मिनट देख लो। अब बेटा याद रखना एक बात, आपने अपनी लाइफ में पढ़ा है ना कि लायबिलिटी रिपोर्ट होती है बैलेंस शीट में। लायबिलिटी कहाँ रिपोर्ट होती है? बैलेंस शीट में। अब मेरे डायलॉग सुनो, कान खोलो। सिर्फ लायबिलिटी को रिपोर्ट करना हमारा मकसद नहीं होता, सिर्फ लायबिलिटी को रिपोर्ट करना हमारा मकसद नहीं होता, बल्कि उसकी करेक्ट क्लासिफिकेशन भी हमारा मकसद होता है। यानी लायबिलिटी को अगर करंट नॉन करंट में भी कई बार तोड़ना होता है। अब बचपन की बातें बताता हूं। हर वो लायबिलिटी जो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाए वो करंट है, और जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड 1 साल बाद खत्म हो रही है तो फिर वो नॉन करंट है। ओके, अब देखें स्क्रीन पे, देखें स्क्रीन पे आ जाए प्लीज। देखें डे 0 पे, ईयर 0 पे 20,000 की लायबिलिटी थी, इस पहले साल 5 की खत्म हो गई, तो ईयर 1 के एंड पे टोटल लायबिलिटी 15 है। देख लो, ईयर 1 के एंड पे टोटल लायबिलिटी 15 है, तो ईयर 1 नजर आ रहा है। अब अगर मैं देखूं तो अगले ही साल इस 15 में से एक साल बाद कितनी बच रही है? 10। इस 15 में से एक साल बाद कितनी बच रही है? 10। तो मैं कहूंगा कि इस 15 में से 5, ये देखो, इस 15 में से 5 एक साल के अंदर खत्म हो रही है, इस 15 में से 5 एक साल के अंदर खत्म हो रही है और बाकी 10 एक साल बाद। तो अगर मैं यहाँ ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, ये देखो, ये देखो, तो इस 15 में से मैं 5 को दिखाऊंगा करंट लायबिलिटी, 5 को क्या दिखाऊंगा? करंट लायबिलिटी, और 10 को दिखाऊंगा मैं नॉन करंट लायबिलिटी। 10 मेरी नॉन करंट लायबिलिटी दिखाऊंगा, सही है। अगर ईयर 1 के एंड पर मैं एसओएफपी बनाऊंगा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ईयर 1 के एंड पर अगर मैं एसओएफपी बनाऊंगा तो उसमें 15 में से 5 करंट लायबिलिटी जाएगी और 10 नॉन करंट लायबिलिटी जाएगी, 10 नॉन करंट जाएगी। आसान हो रही है, मैं 1 मिनट खामोश। अब
अब बताएं बेटा, ईयर 1 के एंड पे टोटल लायबिलिटी 15 है, ईयर 1 के एंड पे टोटल लायबिलिटी डेफर्ड इनकम की कितनी है 15, जिसमें से एक साल के अंदर 5 खत्म हो रही है, तो जो लायबिलिटी एक साल के अंदर खत्म हो रही होगी वो करंट और बाकी नॉन करंट। ओके, इसी तरह ईयर 2 के एंड पर, ईयर 2 के एंड पे टोटल लायबिलिटी कितनी है 10, ईयर 2 के एंड पे टोटल लायबिलिटी है 10, देखो आगे खोलो। लेकिन अगर मैं यार ईयर 2 के एंड पे खड़ा हूं तो एक साल बाद कितनी बच रही है, एक साल बाद 5 बच रही है, इसका मतलब 5 एक साल के अंदर खत्म हो रही है। तो इस 10 में से, इस 10 में से इधर देखो 5 होगी करंट और 5 नॉन करंट, इस 10 में से 5 करंट होगी और 5 नॉन करंट होगी। अब गौर से सुनना, बताएं ईयर 3 के एंड पे हमारे पास टोटल लायबिलिटी कितनी है 5, ईयर 3 के एंड पे टोटल लायबिलिटी 5 है, और बताएं ईयर 3 के एंड पे खड़ा हूं तो एक साल बाद जीरो हो जाएगी ना, ईयर 3 के एंड पे खड़ा हूं तो एक साल बाद टोटल जीरो हो जाएगी, यानी अब ये पूरी की पूरी 5 की जो लायबिलिटी है ना ये करंट है। अब पूरी की पूरी ये 5 की जो लायबिलिटी है ये क्या है, ये करंट लायबिलिटी है। कंप्लीट 5 की लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है, कंप्लीट 5 की लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है। ओके, पक्का। अब जरा मेरी बात सुनो बेटा, सामने देख के गौर से सुने। एक बात याद रखना, देखो ये ईयर आखिरी साल था ना, ईयर 4 इज आवर लास्ट ईयर, ईयर 4 इज आवर लास्ट ईयर। याद रखना जब कभी भी एसेट का लास्ट ईयर होगा, जब कभी भी एसेट का लास्ट ईयर होगा तो उस लास्ट ईयर के बिगिनिंग में डेफर्ड इनकम की जो भी लायबिलिटी होगी सारी करंट होगी। फिर बोलूं, जब कभी भी एसेट का लास्ट ईयर होगा तो उस लास्ट ईयर के बिगिनिंग में जो भी लायबिलिटी नजर आ रही होगी वो पूरी की पूरी करंट लायबिलिटी होगी। लास्ट ईयर के बिगिनिंग में जो भी लायबिलिटी नजर आ रही होगी वो टोटल बेटा करंट लायबिलिटी होगी, वो टोटल करंट लायबिलिटी होगी। ओके, क्योंकि अब आखिरी साल है ना, सही। अब सवाल ये है कि हम इनकम स्टेटमेंट में क्या बुक करेंगे। हम इनकम स्टेटमेंट में बेटा क्या बुक करेंगे समझाता हूं, इधर देखो बेटा। अब इनकम स्टेटमेंट में हर साल ये देखो, एक तो डेप्रिसिएशन जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में हर साल क्या जाएगी, डेप्रिसिएशन जाएगी। इनकम स्टेटमेंट में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा 25,000 का। और नंबर 2, इनकम स्टेटमेंट में एक डेफर्ड एमोटाइजेशन ऑफ डेफर्ड इनकम की इनकम जाएगी, एमोटाइजेशन ऑफ डेफर्ड इनकम की इनकम जाएगी 5,000 की। ये देखो, तो अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, इधर देखें, मैंने लिखा पीएनएल फॉर ईयर 1, फॉर ईयर 1 देखें, तो आपको एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल बुक करना होगा। कितने का बुक करोगे वो, 25,000 याद है। और एक आप बुक करोगे एमोटाइजेशन ऑफ ग्रांट, और वो इनकम है, एमोटाइजेशन ऑफ ग्रांट इनकम है 5,000 की। तो 25 में से 5 निकाल दो, कितना आया 20। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हर साल की इनकम स्टेटमेंट में, अब हर साल की इनकम स्टेटमेंट में कितना चले जाएगा, 20,000 नेट चले जाएगा। हर साल की इनकम स्टेटमेंट में 20,000 चला जाएगा, 20,000 चला जाएगा, सही है। और मैं एक बात बोलूं, जब ये सवाल स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, जब ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है तो हर साल का एक्सपेंस भी सेम आएगा, ठीक है। तो हर साल 25,000 का एक्सपेंस जाएगा और 5,000 की इनकम, हर साल 25,000 का एक्सपेंस जाएगा और 5,000 की इनकम, सही। अब मैंने एक वर्ड यहाँ यूज किया एमोटाइजेशन, एक वर्ड यूज किया एमोटाइजेशन। तो कुछ बच्चे बोलते हैं, बच्चों का ये सवाल होता है बड़ा रूटीन, वो बोलते हैं सर हमने एमोटाइजेशन का वर्ड आईएएस 38 में सुना था, एमोटाइजेशन का वर्ड हमने आईएएस 38 में सुना था। तो सर आईएएस 38 में जब आप एमोटाइजेशन पढ़ा रहे थे तो तब तो आपने बोला था ये एक एक्सपेंस होता है, इट्स लाइक डेप्रिसिएशन, और आज आप कह रहे हो कि एमोटाइजेशन एक इनकम होती है। उस दिन आपने आईएएस 38 पढ़ाते वक्त बोला था कि एमोटाइजेशन एक एक्सपेंस होता है, एमोटाइजेशन एक एक्सपेंस होता है, एमोटाइजेशन एक एक्सपेंस होता है। और आज आप कह रहे हो कि एमोटाइजेशन एक इनकम होती है। मैं अब आपको अच्छा सा जवाब दे दूं, पहले देखो इधर देखो मेरी तरफ वीडियो में। एमोटाइजेशन का मतलब किसी भी चीज को स्प्रेड कर देना ओवर द लाइफ, किसी भी चीज को स्प्रेड कर देना ओवर द लाइफ, ये इसका मतलब है। अब सुनो, जब कभी भी एसेट की एमोटाइजेशन करोगे यानी एसेट को खत्म करोगे तो वो एक्सपेंस होगा, जब कभी भी एसेट की एमोटाइजेशन करोगे तो वो एक्सपेंस होगा, और जब कभी भी लायबिलिटी की एमोटाइजेशन करोगे तो वो इनकम होगी। जब कभी भी एसेट की एमोटाइजेशन करोगे तो वो एक्सपेंस होगा, और लायबिलिटी की एमोटाइजेशन करोगे तो वो इनकम होगी, सही है। तो इस बार आप लायबिलिटी को एमोटाइज कर रहे हो, तो लायबिलिटी को खत्म करोगे तो फायदा होगा ना, इनकम होगी ना, सही। ओके, तो अब मैं जरा 1-2 मिनट खामोश हूं, अच्छी तरह देख लें सवाल, अच्छी तरह देख लें, देखें किस तरह हमने किया है, देख लो।
बात समझ गए तो बताएं। बात समझ गए तो बता दें बेटा प्लीज। चलो अब मेरी बात सुनो। यही जो काम है ना, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन वो इतना रिकमेंडेड नहीं है और बुक में गिवन है, इसलिए बता रहा हूँ। IS-20 ने इस पे डिस्कशन की है। ये सारे काम करने का एक नेट तरीका भी है। नेट तरीका क्या है सुनो, मैं आपको बताता हूँ। इस बार आप एसेट को डेप्रिसिएशन अलग लेके चल रहे थे, एमोर्टाइजेशन अलग लेके चल रहे थे। इस साल आपने 1 लाख का एसेट रिकॉर्ड किया और उसको 25-25 हजार से डेप्रिशिएट किया। फिर आपने 20 हजार की ग्रांट को अलग डेफर्ड इनकम के अकाउंट में डाला और उसकी 5-5 हजार की इनकम बुक की हर साल। तो हर साल 25 का एक्सपेंस और 5 की इनकम बुक कर रहे थे ना। एक और तरीका भी है, सुकून से सुने, यहां देखें, समझाता हूं, सब देखें यहां। फॉर इंस्टेंस, आपने सबसे पहले मशीन खरीदी। आपने सबसे पहले मशीन खरीदी तो मशीन की एंट्री बनेगी, मशीन 1 लाख की ली थी। मशीन डेबिट और बैंक क्रेडिट, मशीन डेबिट और बैंक क्रेडिट 1 लाख की एंट्री बना दी। अब मशीन डेबिट और बैंक क्रेडिट एंट्री बना दी आपने। अब आपने ग्रांट रिसीव की 20 हजार की। अब आपने ग्रांट रिसीव की कितने की? 20 हजार की। तो अब आप दूसरी एंट्री ये बनाओगे, देखो एक सेकंड अप्रोच सुनो। बैंक को डेबिट कर दोगे 20 हजार से, और डेफर्ड इनकम को क्रेडिट नहीं करना, बल्कि यूं सोचना, मेरी तरफ देखें, यूं सोचना कि आपको मशीन ही सस्ती पड़ गई। जब गवर्नमेंट की तरफ से 20 हजार मिल गए तो मशीन आपको सस्ती पड़ गई ना, तो डायरेक्ट मशीन को क्रेडिट कर देना। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, अब बताएं, आपने एक बार मशीन को डेबिट करा 1 लाख से और एक बार 20 हजार से क्रेडिट किया है। एक बार मशीन को 1 लाख से डेबिट करके 20 हजार से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी जो नेट मशीन की कॉस्ट होगी, ऐसी सूरत हाल में आपके पास जो नेट मशीन की जो कॉस्ट होगी वो आएगी 80,000। नेट मशीन की कॉस्ट कितनी आएगी? 80,000। अब एक बात बोलूं, जब नेट मशीन की कॉस्ट 80,000 होगी, जब नेट मशीन की कॉस्ट कितनी होगी? 80,000। इसको डिवाइड बाय 4 कर दो। 80,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो डायरेक्ट 20,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 80,000 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो डायरेक्ट 20,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और वही नेट आंसर आ जाएगा। देख लो, यही 20,000 का डायरेक्ट नेट आंसर आ जाएगा। यही 20,000 का डायरेक्ट नेट आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये एक और अप्रोच है, ये एक और सेपरेट अप्रोच है, सेपरेट अप्रोच है। लेकिन मैं आपको यूं बोलूंगा, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन नॉर्मली वही वाला डेफर्ड इनकम वाला काम आता है। फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन वो डेफर्ड इनकम वाला काम आता है, डेफर्ड इनकम वाला काम आता है। ओके, सही। तो देख लो भाई, 1-2 मिनट फिर देख लो अच्छी तरह, सब सामने है आपके। अब ये एक जो सवालात मैं आपको करा रहा हूँ ना, इस तरह के सवालात पास्ट पेपर में आए हैं। चलें, पहला सवाल मैं करा रहा हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे, ठीक है? मैं पहला सवाल कराता हूँ, ये देखो, ये रहा। कंपनी बॉट एन एसेट, समझ लो मशीन। कंपनी बॉट अ मशीन फॉर $800। ये सवाल 8 लाख का था, लेकिन मैंने 3 जीरो हटा दिए, इजी कर दिया। 3 जीरो से क्या करोगे यार? कंपनी बॉट एन एसेट यानी नॉन करंट एसेट यानी मशीन फॉर 800 ऑन 1 October 08। डोंट फॉरगेट दिस डेट, बाइंग डेट। एसवी का मतलब स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी है? 120। और लाइफ ऑफ एसेट कितनी है? 10 इयर्स। डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन। अब आगे नहीं पढ़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, रिक्वायरमेंट पढ़ो। पहले IS 16 वाला काम कर लेता हूँ, जो बच्चों वाला काम होता है IS 16 का, वो कर लेता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 09। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Your accounting period ends on 31 March 09. Okay,
तो देखिए मैं अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, यहां देखो 1 अप्रैल 08 टू 31, थोड़ा सा और आगे, सही है। ओके, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, सब बच्चों को नजर आ रहा है। आपने एसेट कब बाय किया है? 1 अक्टूबर 08 को आपने एसेट बाय किया है, सही है। अब एसेट जब बाय करोगे तो डेप्रिशिएट भी करोगे, मैं उसकी डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं, देखो पर ईयर डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है 800, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ होती है, याद है, कॉस्ट माइनस डिवाइड बाय लाइफ। तो 800 माइनस 120 680, 680 डिवाइड बाय 10 इज 68 पर एनम, 68 पर एनम, ऐसा ही है। और बताओ बेटा 6 महीने आपने यूज किया, डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है? मंथली, डेप्रिसिएशन पॉलिसी मंथली है, तो इस साल आपने 6 महीने यूज किया है, 34 पर एनम, सही। तो आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली है वो 34 पर एनम की कैलकुलेट कर ली है, आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली है वो 34 पर एनम की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली है, सही है। देखते रहे, अभी आईएस 16 वाला काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रांट कराता हूँ, ठहर जाओ, सही। अब बताओ ये जो डेप्रिसिएशन है पीएल में जाएगी और एसेट ईयर एंड पे बैलेंस शीट में एनबीवी में चले जाएगा। देखो मैं अब आपको दोनों एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ, तो देखें मैंने यहाँ पहला एक्सट्रैक्ट बनाया, ये देखो पीएनएल, पीएनएल ईयर एंडेड, पीएनएल ईयर एंडेड 31 मार्च 09, पीएनएल ईयर एंडेड 31 मार्च 09। तो बेटा एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएल में चला जाएगा, कितना है 34। और अब देखो मैं ईयर एंड के एसओएफपी एक्सट्रैक्ट भी बना के देता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें ईयर एंड का एसओएफपी एक्सट्रैक्ट भी बना देता हूं। एसओएफपी एज एट 31 मार्च 09, मैंने यहां लिखा मशीन, ये देखो मशीन की कॉस्ट कितनी थी 800 थी, 800 में से कितने से डेप्रिशिएट हो गया 34 से डेप्रिशिएट हो गया, तो मशीन की जो एनबीवी आई होगी वो आई होगी 800 माइनस 34, कितना होता है 766, 800 माइनस 34 होता है 766, सही। ओके, अब तो बताओ, पहले मैंने आईएस 16 वाला काम करवा दिया, पहले मैंने आईएस 16 वाला काम करवा दिया, देख लो भाई आईएस 16 वाला काम करवा दिया पक्का। एक डेप्रिसिएशन निकाल दी 6 महीने की, और बेटा एक आपके सामने ईयर एंड की नेटबुक वैल्यू रिपोर्ट कर दी। खामोश हूं, एक आध 30 सेकंड चुप हूं मैं। अब अगला काम सुनो, इधर देखो, अब मैं आईएस 20 स्टार्ट कर रहा हूं इस सवाल का। आईएस 20 देखें इधर, आईएस 20 से रिलेटेड आप लिखा हुआ है साफ साफ, ग्रांट रिसीव इज 30% ऑफ कॉस्ट। ग्रांट कितनी रिसीव हुई है 30% ऑफ कॉस्ट, देखते रहे, ग्रांट कितनी रिसीव हुई है 30% ऑफ कॉस्ट। तो अब आप सबसे पहले यहाँ एंट्री बनाओगे, देखो 800 की कॉस्ट है, 800 का 30% कितना होता है 240, 800 का 30% होता है 240। तो आप सबसे पहली एंट्री ये बनाओगे, देखो बैंक डेबिट 240, और सामने याद है डेफर्ड इनकम क्रेडिट 240, बैंक डेबिट 240 और सामने डेफर्ड इनकम को क्रेडिट कर दोगे 240 से। बैंक डेबिट 240 और डेफर्ड इनकम क्रेडिट, पीएनएल तो बुक नहीं करते, याद है ना, डेफर्ड इनकम के अकाउंट में पार्क करते थे। अब बताओ ये एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तो ग्रांट भी स्ट्रेट लाइन पे एमोटाइज होगी। जिस स्टाइल से एसेट पीएल में जाएगा उसी स्टाइल से ग्रांट भी पीएल में जाएगी। तो अब देखें मैंने यहाँ लिखा एमोटाइजेशन, सब बच्चे यहाँ देखें एमोटाइजेशन ऑफ ग्रांट, ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, यही है। तो यहाँ आएगा 24 पर एनम, 24 पर एनम। लेकिन बेटा इस साल एसेट 6 महीने यूज हुआ था ना,
तो जब एसेट को 6 महीने डेप्रिशिएट कराता है तो उसको भी 6 महीने डेप्रिशिएट करेंगे। तो अब देखें, ये आपकी इनिशियली डेफर्ड इनकम थी 240, इनिशियली आपकी डेफर्ड इनकम थी 240, जिसमें से मैं एंट्री बना रहा हूँ, ये देखो आपने 12 रुपए एमोटाइज कर दिए, डीआई डेबिट 12 और पीएनएल क्रेडिट 12, डीआई डेबिट 12 और पीएनएल क्रेडिट 12, सही है। तो 240 में से आपने 12 को एमोटाइज कर दिया, तो ये रह गया होगा 228। आपके पास ईयर एंड की डेफर्ड इनकम 228 रह गई होगी, ईयर एंड की डेफर्ड इनकम 228 रह गई होगी। बेटा 240 की इनिशियली डेफर्ड इनकम थी, 240 240 की इनिशियली डेफर्ड इनकम थी, उसमें से 12 रुपए की एमोटाइजेशन हो गई, उसमें से 12 रुपए की क्या हो गई, एमोटाइजेशन हो गई। तो रिमेनिंग 228 रह गया होगा, रिमेनिंग 228 रह गया होगा ईयर एंड पे। अब एक मजे की बात बताऊं, सुनो, ये 12 रुपए तो एक सेकंड में पीएल में चले जाएंगे। देखें, ये 12 रुपए तो एमोटाइजेशन ग्रांट की ये इनकम है, ये तो 12 रुपए हमारे पीएनएल में एज एन इनकम जाएंगे, ये 12 रुपए पीएनएल में इनकम चले गए, और 34 माइनस 12 कितना होता है, 22। ठीक है, लेकिन मुझे एक और काम करना है, दैट इज फॉर बैलेंस शीट। आई हैव टू डू वन मोर थिंग, दैट इज फॉर, मुझे एक और काम करना है, और वो काम मुझे करना है बैलेंस शीट के लिए, कि मुझे ईयर एंड पर सिर्फ सुनो मेरा डायलॉग, ईयर एंड पर सिर्फ लायबिलिटी रिपोर्ट करना मेरा मकसद नहीं, बल्कि उस लायबिलिटी को करेक्ट क्लासिफाई करना भी मेरा मकसद है। यानी करंट नॉन करंट में तोड़ना होगा मुझे, ईयर एंड पे लायबिलिटी को करंट नॉन करंट में तोड़ना होगा। तो बेटा इसकी नसीहत सुन लो, जब भी लायबिलिटी को करंट नॉन करंट में तोड़ना हो तो स्केच 1 साल और आगे बनाना। जब कभी भी लायबिलिटी को करंट और नॉन करंट में तोड़ना हो तो स्केच को 1 साल और आगे बनाना। देखो, तो अब देखो मैं इसको 1 साल और आगे बना रहा हूँ, सब बच्चे यहाँ देखें, सब बच्चे यहाँ देखें, देखें यहाँ देखें, मैंने क्या करा, इसको 1 साल और आगे एक्सटेंड करके लिख दिया 31 मार्च O10। ओके, अब मुझे बताओ, अगला साल तो पूरा कंप्लीट ईयर है ना, अगला साल तो पूरा कंप्लीट ईयर है, तो अगले साल कितनी एमोटाइजेशन होगी, पूरे एक साल की 24 होगी, अगले एक साल की पूरी एक 24 होगी, डीआई डेबिट 24, डीआई डेबिट 24 और पीएनएल क्रेडिट 24। तो अगले साल की तो कंप्लीट 24 रुपए की एमोटाइजेशन होगी ना, अगले साल की तो कंप्लीट 24 रुपए की एमोटाइजेशन होगी। तो 228 में से 24 निकाल देंगे, 228 में से 24 निकाल देंगे, तो ये मेरे ख्याल से बच जाएगा 204 रुपए। कितना बच जाएगा, 204 बच जाएगा। हाँ, तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2009 को। देखें, मुझे बैलेंस शीट यानी एसओएफपी बनानी है 31 मार्च 2009 को। 31 मार्च 2009 की शाम, टोटल डेफर्ड इनकम 228 है, टोटल डेफर्ड इनकम कितनी है, 228। और बताओ एक साल बाद कितनी बच रही है, 228 में से एक साल बाद बच रही है 204। तो कुछ अमाउंट एक साल के अंदर खत्म हो रहा है, तो जो अमाउंट एक साल के अंदर खत्म हो रहा है वो करंट और बाकी नॉन करंट। तो 228 में से 24 करंट है, ये करंट है और ये नॉन करंट है बस। यानी रिपोर्ट तो 228 होगी लेकिन ब्रेक करके होगी, 24 करंट में जाएगी और 204 नॉन करंट में जाएगी, 24 करंट में और 204 नॉन करंट में। देख ले, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर देखें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इधर मैंने लिखा नॉन करंट लाइबिलिटी। बेटा देखें, ये लिखा डेफर्ड इनकम 204 नॉन करंट में गई, और 24 रुपए करंट में गई। ये पहला सवाल हो गया खत्म, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली डन, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली डन। चलो हो गया भाई, पहला सवाल पूरा पूरा कर दिया। चलो देख लें, पहला सवाल कंप्लीट हो गया, डन।
कर लिया बेटा, समझ गए बात? समझ में आए सवाल बताएं। कर लिया भाई? बोलो बेटा, समझ गए बात को? बताएं बेटा। चलो अब ये एक सवाल आपने करना है। देखो ये एक सवाल आपके सामने, अकाउंटिंग पीरियड जरूर देख लेना। देखो ये अकाउंटिंग पीरियड इस बार 31 मार्च 2010 है और मशीन खरीदी है 1 जुलाई 09 को, सही है। अच्छा बेटा, इस बार डेप्रिसिएशन की पॉलिसी ईयरली बेसिस है। ईयरली बेसिस का मतलब फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, ओके। सही है, करें, चलें स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें।
कर लिया बेटा? अब एक और टॉपिक है, यही सवाल सॉरी मैं सॉल्व कराता हूं पहले। देखिए बेटा, अब आप पहले अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ कर ले। योर अकाउंटिंग पीरियड इज, देखो 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 मार्च 2010, ये अकाउंटिंग पीरियड है बेटा। ओके, जबकि आपने एसेट कब खरीदा है? 1 जुलाई को खरीदा है। 1 जुलाई 09 को आपने एसेट खरीदा है, सही है बेटा, राइट। अब बताओ आपने एसेट कितने का लिया है? 1200 रुपए का लिया है। इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लो सबसे पहले। डेप्रिसिएशन निकालना कोई बड़ा बिग डील नहीं है। 1200 का एसेट है, स्क्रैप वैल्यू 200 है और लाइफ 20 साल है, सही है। मेरे ख्याल से इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 50, सही है जी। और बेटा अब आप इसको इस बार डेप्रिसिएशन जो 50 आई है ना, फुल डेप्रिशिएट करना, बिकॉज ईयरली बेसिस की पॉलिसी का मतलब फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल, ऐसा ही है। मैंने यहां आपके सामने एक छोटा सा पीएनएल बनाया, देखो इधर पीएनएल बनाया। लीजिए जनाब, इसमें आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50। ओके, अब बताओ ग्रांट कितनी रिसीव हुई है? अच्छा एसओएफपी बनाता हूं। अगर मैं एसओएफपी बनाऊं तो देखें, एसओएफपी एज एट 31 मार्च 2010, बेटा इसमें मशीन सबसे पहले रिपोर्ट होगी। मशीन की कॉस्ट थी 1200 और एक साल में 50 रुपए से डेप्रिशिएट हुई है। 1950 की एनबीवी आ जाएगी, 1950 की एनबीवी आ जाएगी, सही है। ये तो इनिशियल मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया, इनिशियल आपके सामने सॉल्व कर दिया। अब गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कर रहा हूं। ग्रांट कितनी रिसीव हुई है? 40% ऑफ कॉस्ट। ग्रांट रिसीव हुई है 40% ऑन कॉस्ट। देखें तो 1200 का 40% होता है 480, 1200 का 40% होता है 480। तो देखो यहाँ एक एंट्री बनेगी सबसे पहले, बैंक डेबिट 480, ठीक है, और डेफर्ड इनकम क्रेडिट 480। बैंक डेबिट 480 और डेफर्ड इनकम क्रेडिट 480, बैंक डेबिट 480 और डेफर्ड इनकम क्रेडिट 480, सही है। अब जिस स्टाइल से एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है उसी स्टाइल से ग्रांट भी एमोटाइज होगी। तो स्ट्रेट लाइन पे एसेट हो रहा है तो एमोटाइजेशन ऑफ ग्रांट भी जो आप निकालोगे वो भी स्ट्रेट लाइन पे निकाल लोगे, ठीक है। तो 480 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है एसेट की? लाइफ के हिसाब से 20 साल, तो मेरे ख्याल से ये होगा 24 पर एनम, 24 पर एनम, सही है। और मेरे प्यारे बच्चों इस बार टाइम अपॉर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पॉलिसी इज ईयरली बेसिस, पॉलिसी इज ईयरली बेसिस। तो अब आपके पास इधर देखो, इनिशियली आपकी डीआई कितनी थी? 480 थी। इसमें से आप एमोटाइज कितना कर दोगे? यहाँ डीआई डेबिट 24 रुपए, पीएनएल क्रेडिट 24 रुपए, ओके। हाँ, 480 में से 24 निकाल दो, ये मेरे ख्याल से यहाँ आ जाएगी कितनी? 456 ना, 456 आ गई, ठीक है। तो अब बताओ जो आपने 24 रुपए की एमोटाइजेशन की है ना, वो तो आप एक सेकंड में यहाँ एमोटाइजेशन की इनकम यहाँ बुक कर लोगे। एमोटाइजेशन ऑफ ग्रांट की डियर स्टूडेंट 24 रुपए की यहाँ इनकम बुक कर लोगे तो ये 26 रुपए से एक आ गया, ठीक है। हाँ 26 तो आपके पास एक चीज आ गई। अब उसके बाद क्या है बताएं, आपके पास फर्स्ट ईयर के एंड पे टोटल डेफर्ड इनकम कितनी है? 456। फर्स्ट ईयर के एंड पर टोटल डेफर्ड इनकम है 456। फर्स्ट ईयर के एंड पे आपकी टोटल डेफर्ड इनकम कितनी है? 456, सही। इसमें से कुछ करंट होगी और कुछ नॉन करंट होगी। इस 456 में से कुछ करंट होगी और कुछ क्या होगी? नॉन करंट होगी। अब सिंपल बता दूं बगैर स्केच बनाए, 456 में से अगले एक साल में 24 रुपए और डेप्रिशिएट हो जाएगा। 456 में से अगले एक साल में 24 रुपए और खत्म हो जाएगा, तो वो 24 रुपए करंट होगा और बाकी 456 में से 24 निकाल दो। 456 में से अगर आप 24 निकाल दें तो वो आपके पास बचेगा 432, 432। तो देखें अगर आप ईयर एंड पर नॉन करंट लायबिलिटी दिखाना चाह रहे हैं, ये देखें
तो उसकी डेफर्ड इनकम आएगी 432 और जो आप करंट लायबिलिटी दिखाएंगे उसकी डेफर्ड इनकम बेटा आएगी 24। प्लीज चेक करें किसी के आंसर्स आए, ये किसी के ये आंसर्स आए जो मैंने लिखे हैं, किसी के ये आंसर्स आए हैं, बोलें जी, बताएं भाई, रिस्पांस दो बेटा। बेटा एक बच्चे का सवाल आया है कि 1 जुलाई से 31 मार्च की डेफर्ड इनकम 18 होगी, अपॉर्शन नहीं बेटा, पॉलिसी ईयरली है, ईयरली बेसिस है तो फुल इन द ईयर ऑफ करेंगे, फिर अपॉर्शन नहीं करते। मंथली बेसिस लिखा हो या प्रोरेटा बेसिस लिखा हो या टाइम अपॉर्शन पॉलिसी लिखी हो तो फिर अपॉर्शनमेंट करते हैं, वरना नहीं करेंगे। ईयरली लिखा हुआ है तो उसमें नहीं करते। बोले जी, बोले जी, कर लिया जी। बेटा ये जो 26 का अमाउंट है ना, ये नेट एक्सपेंस है। 26 इज योर नेट एक्सपेंस, यानी अब ये नेट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आप पोस्ट कर दोगे जीपी के बाद। या यूं भी कर सकते हो कि 50 रुपए का डेप्रिसिएशन दिखाओ और 24 रुपए की एमोटाइजेशन अलग अलग दिखाओ, तो खुद ब खुद नेट हो जाएगा। बहरहाल ये दोनों चीजें इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी। इस पीएनएल के बॉक्स का मकसद ये कि ये दोनों चीजें इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी, तो इनकम स्टेटमेंट में जो नेट इंपैक्ट आएगा वो 26 रुपए का आप एक्सपेंस बुक करोगे, इनकम स्टेटमेंट में जो नेट इंपैक्ट आएगा। अब अगला टॉपिक है रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। अगले टॉपिक का नाम है रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। प्लीज जागें जागें जागें, काइंडली जाग जाएं प्लीज। अब क्या है, आपके पास दो अकाउंटिंग, बेटा आप थोड़ा सा जागें प्लीज, एनर्जी लगाएं, अच्छी तरह सीखें, बहुत मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं, आसान है, सीख जाओगे। आपके पास दो अकाउंटिंग पीरियड है, पहला है 1 जनवरी 08 टू 31 दिसंबर 08 और दूसरा है 31 दिसंबर 09। ये दो अकाउंटिंग पीरियड्स आपके सामने हैं। 1 जनवरी 08 टू 31 दिसंबर 08 और दूसरा है 31 दिसंबर 09। अब पहले वाले अकाउंटिंग पीरियड के मिड में देखो, डेट देखो, 1 जुलाई 08 को आपने एक मशीन बाय की है 10,000 की। 1 जुलाई 08 को आपने एक मशीन बाय की है कितने की, 10,000 की। और लेटेस्ट से प्यारे बच्चों, उस मशीन की मैं लाइफ भी लिख रहा हूं, उसकी लाइफ है 2 इयर्स। उस मशीन की लाइफ कितनी है, 2 इयर्स। तो सीधी सी बात ये कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट हो जाएगी। डेप्रिशिएट करना भी मेरा मकसद नहीं है, डेप्रिसिएशन सिखाना भी मकसद नहीं है। डेप्रिसिएशन सबको आती है, IAS 16 सबको आता है, सही है। तो 10,000 डिवाइड बाय 2 करके आप डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने ग्रांट कितनी दी है। गवर्नमेंट ने, हम हमारा IAS इस वक्त IAS 20 है, तो देखते हैं गवर्नमेंट ने कितनी ग्रांट दी है। लिखा हुआ है 40% ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है 40% ऑफ कॉस्ट। तो 10,000 का 40% कितना है, 4,000। तो हम एंट्री बनाएंगे यहाँ, बैंक डेबिट 4,000, सही, और डेफर्ड इनकम क्रेडिट 4,000। बैंक डेबिट 4,000 और डेफर्ड इनकम क्रेडिट 4,000, सही है। 10,000 का 40% 4,000 रिसीव हुआ। अब इसको एमोटाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो मैंने आपको ओरली बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड है और लाइफ 2 इयर्स है। लाइफ कितनी है बेटा, 2 इयर्स है। तो मैंने यहाँ लिखा देखो, एमोटाइजेशन ऑफ ग्रांट, ये देखो हाँ, 4,000 डिवाइडेड बाय 2 इयर्स। 4,000 डिवाइड बाय 2 इयर्स कितना आया, 2,000 पर एनम आया।
और बेटा यहाँ 6 महीने देखो, यहाँ से यहाँ तक 6 महीने देख लो, इंटू 6/12। मैं मंथली बेसिस से कर रहा हूँ, 1000 आ गया। तो अब देखो इधर सब बच्चे देखो, आपने 6 महीने की एमोटाइजेशन 1000 निकाल ली, 6 महीने की एमोटाइजेशन क्या निकाल ली, 1000 निकाल ली। देखते रहो बेटा, देखते रहो प्लीज। बताओ इनिशियली आपकी डेफर्ड इनकम कितनी थी यहाँ, इनिशियली आपकी डेफर्ड इनकम थी यहाँ 4000, सही है। इस 6 महीने में कितना एमोटाइज हुआ, देखो इस 6 महीने में 1000 रुपए एमोटाइज हो गए, डीआई डेबिट 1000 और पीएनएल क्रेडिट 1000, पक्का 6 महीने में 1000 रुपए एमोटाइज हो गए। तो यहाँ रह गए होंगे 3000, यहाँ रह गए होंगे कितने, 3000। अब अगला साल तो पूरा साल है ना बेटा, नेक्स्ट ईयर तो कंप्लीट ईयर है ना, तो कंप्लीट ईयर में फिर कितनी एमोटाइजेशन होगी, 2000 की। डीआई डेबिट 2000 और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 2000। अब देखते रहें, कहानी में चेंज आने वाला है। 3000 में से 2000 रुपए और एमोटाइज हो गए, तो यहाँ कितनी डेफर्ड इनकम रह गई, यहाँ रह गई डेफर्ड इनकम 1000 की। यहां रह गई डेफर्ड इनकम 1000 की, यहां रह गई डेफर्ड इनकम 1000 रुपए की रह गई, यहां डेफर्ड इनकम 1000 रुपए की रह गई है। ओके, पक्का। सही, पक्का। अब ये तो मैंने वो पुरानी स्टोरी सुना दी, अब जरा सुने गवर्नमेंट ने कंडीशन क्या लगाई थी, कंडीशन पढ़ो। कंडीशन ये थी, नीचे पढ़े देखें कंडीशन, if sold within 2 years of purchase then full repayment। अगर आपने एसेट को जिस दिन खरीदा उस दिन से लेके 2 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो आपको फुल रीपेमेंट करनी पड़ेगी, कंप्लीट जितनी ग्रांट रिसीव की थी पूरी वापस करो। अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर बेच दिया, देन यू नीड टू रीपे कंप्लीट फुल रीपेमेंट करनी पड़ेगी। और कंपनी ने वाकई, देखो पढ़ो नीचे, पढ़ो 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 इधर पढ़ो, कंपनी सोल्ड एसेट ऑन 31 दिसंबर 2009। यस, ब्रीच कर दिया। बताओ एसेट खरीदा कब था, एसेट बाय किया था 1 जुलाई 2008 को, एसेट बाय किया था 1 जुलाई 2008 को और बेच दिया 31 दिसंबर 2009 को। बाय एनी रीजन बेच दिया, 31 दिसंबर 2009 को बेच दिया, तो 1.5 साल में बेच दिया ना, यानी आधा और एक 1.5 साल में बेच दिया, तो 2 साल से पहले पहले बेच दिया ना, 2 साल से पहले पहले बेच दिया ना, तो ब्रीच कर दिया। अब रीपेमेंट करनी होगी ना, अब रीपेमेंट करनी होगी ना, तो अब देखो रीपेमेंट इस दिन करेंगे, देखो 31 दिसंबर 2009 वाले दिन रीपेमेंट होगी। मैं रीपेमेंट की एंट्री बना रहा हूँ, 31 दिसंबर 2009 के दिन रीपेमेंट होगी। सुनो इधर सामने देखो मेरी तरफ, फुल रीपेमेंट करनी होगी। तो आपने रिसीव कितने किए थे ओरिजिनली, 4000, ओरिजिनली 4000 की ग्रांट रिसीव हुई थी, तो जो वापस होंगे वो भी 4000 होंगे, वो भी कितने होंगे, 4000। तो आपने अपने जेब से वॉलेट निकाला और गिन के 4000 रुपए गवर्नमेंट को दिए, गिन के 4000 रुपए गवर्नमेंट को दिए, तो बैंक तो 4000 से क्रेडिट हो गई, पहला स्टेप। आपने 4000 रुपए गवर्नमेंट को दिए तो बैंक 4000 से क्रेडिट हो गई। अब सुने सेकंड स्टेप, बताओ जिस दिन आपने ये रीपेमेंट की उस दिन डेफर्ड इनकम ऑलरेडी कितनी बची हुई थी, 1000। जिस दिन यानी 31 दिसंबर 2009 को आपने रीपेमेंट की, उस दिन डेफर्ड इनकम कितनी बची हुई थी, 1000। तो जैसे ही आपने ये पेमेंट की तो ये केस ही क्लोज हो गया, जैसे ही आपने ये पेमेंट की ये केस ही क्लोज हो गया। तो जितनी डेफर्ड इनकम उस दिन बची हुई होगी वो भी खत्म कर देना, जितनी डेफर्ड इनकम उस दिन बची हुई होगी वो भी खत्म कर देना। कितनी बची हुई है, 1000 रुपए बची हुई है। हाँ, अब जरा एंट्री को देखो, क्या एंट्री की दोनों साइड बैलेंस है, क्या एंट्री की दोनों साइड सेम है, नहीं, कितना फर्क है, 3000। डायलॉग सुनो, जिस साइड पर भी जितने की भी कमी हो पीएनएल में ले जाना, जिस साइड पर भी जितने की भी कमी हो वो पीएनएल में ले जाना। तो यहाँ पीएनएल 3000 से डेबिट हो जाएगा, खत्म, पीएनएल 3000 से डेबिट हो जाएगा। पीएनएल 3000 से डेबिट हो जाएगा। सही। अब बच्चे ने एक एक्स्ट्रा लॉजिक मांगी, मुझे कहा सर ये पीएनएल में 3000 डेबिट क्यों हुआ है। एक लॉजिक दूं तुम लोग को, बड़ी मजेदार लॉजिक है, सुने। सर अब ये पीएनएल में 3000 डेबिट क्यों हुआ है, बताओ। तुमने ओरिजिनली गवर्नमेंट से कितनी ग्रांट रिसीव की थी, 4000। तुमने ओरिजिनली गवर्नमेंट से कितनी ग्रांट रिसीव की थी, 4000, और वापस भी पूरे 4000 किए, रिसीव भी 4000 किए थे और वापस भी 4000 किए, इसका मतलब कुछ भी फायदा नहीं हुआ। रिसीव भी 4000 किए, वापस भी 4000 किए, कुछ फायदा तो हुआ नहीं।
तो ये जो तुमने 3000 की इनकम रास्ते में बुक कर ली थी, ये देखो, ये जो रास्ते में 3000 की इनकम बुक कर ली थी, देखो, तो अब वो आपने रिवर्स कर दी। इनकम को रिवर्स करोगे तो एक्सपेंस आ जाएगा। हाँ, समझ गए? हाँ जी, सही। समझ गए बात? समझ गए? बोलो, बताओ, मुझे रिप्लाई करो। अब यही सवाल जो लिखा हुआ है ना, ये मैं वापस से सॉल्व करा रहा हूं, एक हल्का सा और ट्रेनिंग देनी है आपको। समझ लो, वही आपने 4000 रुपए की ग्रांट रिसीव की, पहले 6 महीने में 1000 रुपए एमेटाइज हुए और अगले पूरे साल में 2000। तो 31 दिसंबर 2009 को आपके पास कितना बचा हुआ है? 1000। कितना बचा हुआ है? 1000। पूरा सवाल वही है, पूरा सवाल वही है, कोई चेंज नहीं है, बस रीपेमेंट की कंडीशन चेंज करता हूं। देखो, चलो, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट कंडीशन पढ़ो, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट कंडीशन पढ़े। If sold within first year of purchase, then full repayment. If sold within first year of purchase, then full repayment, and after that a fixed repayment of $500 is needed. बेटा, अगर एक साल के अंदर बेच दिया तो फिर तो आप बड़े मुजरिम हो यार, फिर तो आप बहुत ही बड़े झूठे हो। अगर आपने खरीदते ही एक साल के अंदर बेच दिया तो बड़े मुजरिम हो, तो फिर फुल रीपेमेंट होगी, और एक साल बाद बेचाना तो बस फिर $500 की फिक्स रीपेमेंट कर देना। सही, $500 की फिक्स रीपेमेंट कर देना। अब लेटेस्ट से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कंपनी सोल्ड एसेट ऑन 31 दिसंबर 2009। कंपनी सोल्ड एसेट ऑन 31 दिसंबर 2009। कंपनी सोल्ड एसेट ऑन 31 दिसंबर 2009। आइए, ये कंडीशन पढ़ ली आपने सबने? सबने पढ़ ली? अब मैं ऊपर आता हूं, देखो इधर देखो, बताओ बेटा, 31 दिसंबर 2009 का मतलब खरीदा था 1 जुलाई 2008 को, खरीदा था 1 जुलाई 2008 को, और बेच दिया 31 दिसंबर 2009 को। 1.5 साल में बेचा ना, 1.5 साल में, तो कंडीशन ब्रीच हो गई ना। लेकिन 1 साल बाद बेचा, 1 साल के बाद बेचा, तो अब आपको फिक्स 500 की रीपेमेंट करनी होगी। फिक्स कितनी रीपेमेंट करनी होगी? 500 रुपए। अब देखो तो सही, 31 दिसंबर 2009 को कर रहे हो। आइए मैं इसकी एंट्री नीचे बनाता हूं, आइए इसकी एंट्री नीचे बना के देता हूं। इधर देखें, सुने, ये देखो, इसकी एंट्री बनेगी, इस बार आपको 500 रुपए देने सिर्फ, तो बैंक क्रेडिट 500, बैंक क्रेडिट कितना? 500। अब जरा मैं स्क्रीन मूव नहीं कर रहा, सिर्फ सुनो। 31 जैसे ही 500 रुपए की पेमेंट की, जैसे ही 500 रुपए की पेमेंट की, केस क्लोज हो गया। 500 रुपए की पेमेंट की, केस क्लोज हो गया। तो अब 31 दिसंबर 2009 की शाम को जितनी भी डेफर्ड इनकम पड़ी होगी सब खत्म हो जाएगी, केस ही क्लोज हो गया। तो उस दिन 1000 रुपए की डेफर्ड इनकम थी, उस दिन आपके पास कितनी डेफर्ड इनकम थी? 1000 रुपए की, वो पूरी डेबिट हो जाएगी। हाँ, और बताओ, और बताओ, क्या दोनों साइड सेम है? नहीं, जिस साइड पर भी जितने की भी कमी है वो पीएनएल में चला जाएगा, पीएनएल में 500 क्रेडिट हो जाएगा, पीएनएल में 500 क्रेडिट हो जाएगा, पीएनएल में 500 क्रेडिट हो जाएगा जनाब। सही, पीएनएल में 500 क्रेडिट हो जाएगा। देख लो भाई, पूरी फिल्म आपके सामने पेश कर दी है, पूरी फिल्म कंप्लीट। एक सवाल आया भाई, बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब देता हूं भाई। सर, पीएनएल में क्रेडिट क्यों करेंगे? लॉजिक दें, लॉजिक दूं? सेकंड केस की लॉजिक दे रहा हूं। सेकंड केस में हमने रिसीव किया था 4000, बैंक से, गवर्नमेंट से रिसीव किया था 4000 और वापस किए 500। गवर्नमेंट से रिसीव किए थे 4000,
गवर्नमेंट से इनिशियली रिसीव किए थे 4,000 और वापस किए 500, तो 4,000 रिसीव करके 500 वापस किए, तो कुल मिला के 3,500 का फायदा हुआ। सेकंड वाले केस में टोटल 3,500 का फायदा हुआ, जिसमें से आपने इधर देखो, इधर देखो, जिसमें से तुमने 1,000 और 2,000 3,000 की इनकम तो ऑलरेडी रास्ते में बुक कर ली थी। 1,000 और 2,000 3,000 की इनकम तो ऑलरेडी बुक कर ली थी, तो 500 की और इनकम बुक करोगे ना, तभी एंड में एक 500 की इनकम आ गई थी। ये देखो, तभी एंड में यहाँ 500 रुपए की एक इनकम आ गई थी। हाँ जी, सही। अब मैं एक एक्सरसाइज करा रहा हूं जिसका नाम है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। इसका नाम है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। पहले मेरी तरफ देखें। वैसे कभी ये पास्ट पेपर में आया नहीं है, लेकिन एक आई कैप की बुक में से मैंने इसका क्वेश्चन देख के आपको एक सवाल करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि कभी आ जाए तो आप कर सको। एक डायलॉग पहले मेरा सुन लो बार बार, बहुत बार पहले भी बोला था, गोल्डन वर्ड्स थे। जब मैं आपको ग्रांट रिलेटेड टू एसेट ऊपर पढ़ा रहा था, तो मैंने एक डायलॉग बोला था, उसमें बड़ा सुकून से आपने सुना भी था कि सुनो फिर सुनो, जिस चीज से भी रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है, जिस चीज से रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है, वो चीज जैसे जैसे पीएनएल में जाएगी, वैसे वैसे ग्रांट भी पीएनएल में जाएगी। खत्म। जिस चीज से रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है, वो चीज जैसे जैसे पीएनएल में जाएगी, वैसे वैसे ग्रांट भी पीएनएल में जाएगी। दैट्स इट। यही डायलॉग है, यही डायलॉग है। हाँ, चलो मैं समझाता हूं, सुनिए। अब पहले किस्सा सुन लो। भाई गवर्नमेंट ने हमें एट ईयर 0 गवर्नमेंट ने हमें 2.5 लाख रुपए की ग्रांट हमारे हाथ में थमा दी। 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने हमें दे दिए। तो हम सबसे पहले तो एंट्री बनाएंगे। देखो यहाँ मैं ऊपर एंट्री बना रहा हूँ, यहाँ देखें सब। मैंने एंट्री बना दी, बैंक डेबिट 250,000 और सामने डेफर्ड इनकम क्रेडिट 2.5 लाख। बैंक डेबिट 250,000 और डेफर्ड इनकम क्रेडिट 250,000। बैंक डेबिट 250,000 और डेफर्ड इनकम क्रेडिट 250,000। ऐसा ही है? हाँ, पक्का। अब ये ग्रांट क्यों मिली है, क्यों मिली? अब देखो इसका जवाब देखो। दिस ग्रांट, आप पढ़ो, ये इज रिलेटेड, इज फॉर फ्यूचर लेबर कॉस्ट। आपको गवर्नमेंट ने बोला है कि फ्यूचर में आपको लड़के हायर करने, फ्यूचर में लड़के हायर करने, और ये जो हम दे रहे हैं ना, ये 30% ऑफ लेबर कॉस्ट है। यानी जो जो आप लड़के हायर कर रहे हो, समझ लो 30% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा है, लेकिन एडवांस में ले लो, अभी एडवांस में दे दिया है। सही है? तो इसका मतलब फ्यूचर में लड़के हायर करने, फ्यूचर में एम्प्लॉइज हायर करना, उनकी वेजेस की वजह से हमें मिला है कि जो हम वेजेस पे करेंगे उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 30%। तो पहली बात है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट तो नहीं है ना, एसेट बाय या कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो नहीं मिली ना। हाँ, तो ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। अब डायलॉग याद है? सर ये जो आज आपने डेफर्ड इनकम बुक की है, दोबारा पीएनएल में कैसे जाएगी? बिल्कुल सिंपल डायलॉग फिर बोलता हूं। जिस चीज से रिलेटेड ग्रांट मिली है, वो चीज जैसे जैसे पीएनएल में जाएगी, वैसे वैसे ग्रांट भी पीएनएल में जाएगी। खत्म, खत्म। आइए अब समझाता हूं। आपकी इनिशियली डे 0 पे, सॉरी, इस दिन आपकी डेफर्ड इनकम है 2.5 लाख। कितनी थी? 2.5 लाख थी। अब पहले साल आपने अपने एम्प्लॉइज को वेजेस दी है, पहले साल आपने अपने एम्प्लॉइज को वेजेस दी है 3 लाख की। कितनी वेजेस दी है? 3 लाख। तो आपने एंट्री बनाई, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। पक्का? अब बताओ, इस वेजेस एक्सपेंस में से गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 30%। गवर्नमेंट कहती है हमने 30% दिया है, तो इस 3 लाख का 30% अभी अभी इनकम बुक कर लो। 3 लाख की आपने वेजेस दे दी ना, यानी वाकई काम ले लिया ना, एक्सपेंस बुक कर लिया ना। तो 3 लाख को 30% से मल्टीप्लाई करो, तो इसी के नीचे एक एंट्री बन जाएगी। देखो, डीआई डेबिट 3 लाख का 30% कितना होता है? 90,000 और पीएनएल क्रेडिट 90। अब जरा लॉजिक सुनो, यहां देखो,
बताओ इनकम स्टेटमेंट में अभी अभी तुमने वेजेस एक्सपेंस कितना बुक किया? 3 लाख। इनकम स्टेटमेंट में अभी अभी तुमने वेजेस एक्सपेंस बुक किया 3 लाख और एक इनकम बुक की 90 की। तो अल्टीमेटली 3 लाख की इनकम और 90 का इनकम, 3 लाख का एक्सपेंस, सॉरी 3 लाख का एक्सपेंस और 90 की इनकम, कट कटा के 210 का एक्सपेंस नहीं आ गया? कट कटा के 2,10,000 का एक्सपेंस नहीं आ गया? तो अल्टीमेटली वो 2,10,000 70% हुआ ना। 2,10,000 3 लाख का 70% हुआ ना। तो बेटा अपने ऊपर जो बर्डन आने का था वो 70% ही तो आने का था। अपने ऊपर जो बर्डन आने का था इनकम स्टेटमेंट में वो 70% ही तो आने का था और वही आ गया। हाँ, अब देखें, बताओ 2.5 लाख में से कितनी एमोटाइज हो गई? 90। 250,000 की डेफर्ड इनकम में से 90,000 का अमाउंट एमोटाइज हो गया। तो अब कितना रह गया? 250 माइनस 90। यहां रह गई होगी डीआई 160। ऐसा ही है। अब बताएं, फिर अगले साल हमने 4 लाख रुपए के एम्प्लॉइज को सैलरीज दी। तो अगले साल वेजेस एक्सपेंस है 4 लाख, देखते रहो, और कैश या बैंक क्रेडिट 4 लाख। अब बताओ कितना एमोटाइज करेंगे? 30% गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो 4 लाख का 30% होता है। 4 लाख का 30% कितना होता है? 120। तो नीचे आप एमोटाइज करोगे डीआई डेबिट 120 एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट ऑल्सो 120। ओके, अब बताओ 160 में से 120 की डेफर्ड इनकम और एमोटाइज होगी तो यहाँ कितनी रह गई? आई थिंक इट्स 40,000 नाउ। सही। तो देखो वही डायलॉग बदस्तूर कांस्टेंट है। क्या बोल रहा है? वही चीज अप्लाई हुई है। जिस चीज से रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है, जिस चीज से रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है, वो चीज जैसे जैसे पीएनएल में जाएगी वैसे वैसे ग्रांट भी पीएनएल में जाएगी। खत्म। वही चीज यहां भी अप्लाई हुई है जो ऊपर एसेट में की थी। पढ़ लें प्लीज। सही। समझ गए? समझ गए? बोलो। नाउ द नेक्स्ट एरिया, इजी एरियाज है मतलब। अनकंडीशनल ग्रांट। अनकंडीशनल ग्रांट, सुकून से सुने। अनकंडीशनल ग्रांट, बेटा गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी, बोला कि यार आप लोगों ने पास्ट में वो जो नेक काम किया था ना, ये लो उसके बदले ग्रांट। गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी और वो बोला आपने जो पास्ट में एक नेकी की थी उसके बदले एक ग्रांट ले लो। यानी अब इसके बदले में हमें कोई फ्यूचर में काम नहीं करना, कोई फ्यूचर में काम नहीं करना, यानी हमारे किसी पास्ट एक्ट की वजह से हमें ग्रांट दे दी। तो ये जो है ना, ये ग्रांट इमीडिएटली पीएनएल में जाएगी। यानी अब एंट्री बनेगी बैंक डेबिट पीएनएल क्रेडिट, बैंक डेबिट पीएनएल। सही है, क्योंकि आप फ्यूचर में किस चीज से मैच करोगे? कोई चीज मैच करने से रिलेटेड ही नहीं है। ये तो पास्ट एक्ट की वजह से मिली है, ये तो पास्ट एक्ट की वजह से मिली है। तो ये अनकंडीशनल ग्रांट है। क्या है? अनकंडीशनल ग्रांट है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कोई हमें गिफ्ट दे दिया तो डायरेक्टली इनकम बुक हो जाएगी, डायरेक्टली इनकम बुक हो जाएगी। ओके, राइट। अब ग्रांट इन दी फॉर्म ऑफ एसेट, ओहो ये बड़ा जबरदस्त है, इसको समझने वाला है। ये क्या है? कभी कभार गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभार गवर्नमेंट ये करती है, बात को सुनिएगा जल्दी नहीं कर, कि अभी तक जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, अभी तक जो हम ऊपर पढ़ रहे थे उसमें हम पहले एसेट खरीदने जाते थे,
हम पहले खुद अपने पैसों से एसेट खरीदते थे, फिर गवर्नमेंट हमें पैसे देती थी ग्रांट के आधे या 1/3 या कभी कभी पूरे भी दे सकती है। तो एक एंड से हम लोग एसेट खरीदते थे और एक एंड से वो पैसे देते थे। तो जब हमें अलग अलग होता था तो हम क्या एंट्रीज बनाते थे, देखो मैं आपको समझाता हूँ, तो देखो सब देखो समझाता हूँ पूरा। आप पहले एसेट मशीन खरीदते थे, जैसे 1 लाख रुपए की मशीन है, तो आपने एंट्री बनाई मशीन डेबिट 1 लाख और कैश क्रेडिट 1 लाख। आपने मार्केट से जाके मशीन खरीदी तो जो फेयर वैल्यू चल रही होगी उसी पे मिली है, मार्केट से जाके मशीन खरीदी तो जो फेयर वैल्यू चल रही होगी उसी पे मिली आपको, आपने एंट्री बना दी। अब गवर्नमेंट ने आपको पूरे 100%, वैसे कभी कभार आधे भी देती है लेकिन अब मैं अज्यूम कर रहा हूं पूरे 100% पेमेंट की। तो अब जब गवर्नमेंट आपको पेमेंट करेगी तो आप लोग एंट्री ये बनाओगे, आप लोग जब गवर्नमेंट से पेमेंट लोगे तो एंट्री बनाओगे बैंक डेबिट 1 लाख, ये देखो, और डेफर्ड इनकम क्रेडिट 1 लाख, ये देखो डेफर्ड इनकम क्रेडिट 1 लाख। जरा दिमाग से सोचो, अब असल में आप इन दोनों एंट्रीज को देखो तो एक बार कैश क्रेडिट हो रहा है और एक बार कैश डेबिट हो रहा है, एक बार कैश क्रेडिट हो रहा है और एक बार कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो अगर इस कैश और कैश को काट दो तो अल्टीमेटली ये मशीन और डेफर्ड इनकम ही बची ना यार। एक बार कैश गया और एक बार आया तो अल्टीमेटली तो कट कटा के कैश का इफेक्ट जीरो ही है ना, अल्टीमेटली तो कैश का इफेक्ट जीरो ही, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बनी, मशीन डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। तो अब स्टैंडर्ड यही कहता है, पढ़ो, कि अगर गवर्नमेंट ने आपको 100% पैसे देने ही थे तो कभी कभार गवर्नमेंट एसेट खरीद के ही दे देती है, कभी कभार गवर्नमेंट आपको एसेट खरीद के ही डायरेक्ट दे देती है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करोगे, पढ़ो, इफ गवर्नमेंट हैज डायरेक्टली गिवन अस एसेट, इफ गवर्नमेंट हैज डायरेक्टली गिवन अस एसेट देन रिकॉर्ड दैट एसेट एंड डेफर्ड इनकम ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट रिसीव। उस एसेट की फेयर वैल्यू पर डायरेक्ट एंट्री बना देना, जो भी फेयर वैल्यू, यानी 1 लाख की फेयर वैल्यू थी तो डायरेक्ट मशीन को डेबिट करना 1 लाख से, ये देखो मशीन डेबिट 1 लाख और डेफर्ड इनकम को क्रेडिट कर देना 1 लाख से, डेफर्ड इनकम को क्रेडिट कर देना 1 लाख से। अब क्या होगा, इस मशीन को डेप्रिशिएट करना, इस मशीन को डेप्रिशिएट करना और ग्रांट को कर देना एमोटाइज, ग्रांट को क्या कर देना, एमोटाइज कर देना। नहीं समझे? तो कभी कभार गवर्नमेंट डायरेक्टली एसेट भी दे देती है, कभी कभार गवर्नमेंट डायरेक्टली क्या दे देती है, एसेट भी दे सकती है। इसकी मिसाल ये है कि वो कौन सा है, इमरान खान का हॉस्पिटल शौकत खानम, तो वो गवर्नमेंट ने ग्रांट ही तो दिया था, गवर्नमेंट ने फ्री में वो जमीन ही तो दी थी, इनको डायरेक्ट एसेट दे दिया था ना, डायरेक्ट एसेट दे दिया था। तो कभी कभार गवर्नमेंट डायरेक्ट एसेट भी दे सकती है, डायरेक्ट एसेट भी दे सकती है। तो अगर कभी गवर्नमेंट डायरेक्ट एसेट देगी तो उस एसेट की जो फेयर वैल्यू होगी उस फेयर वैल्यू पे एसेट को डेबिट करके डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर देना। सही, ये एक बार पास्ट पेपर में आ भी चुका है, सब सुन लो, एक बार ये पास्ट पेपर में आ चुका है। और उसमें सवाल में गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस दिया था, गवर्नमेंट ने हमें फ्री में लाइसेंस दिया था 5 साल के लिए, गवर्नमेंट ने हमें फ्री में लाइसेंस दिया था 5 साल के लिए। तो हमें उस लाइसेंस की फेयर वैल्यू गिवन थी, तो उस पर आपको एंट्री बनानी थी लाइसेंस डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। फिर लाइसेंस का एसेट वाला एलिमेंट डेप्रिशिएट होगा और ये डेफर्ड इनकम एमोटाइज होगी। ऐसा एक सवाल एक बार पास में आ चुका है। सही, अब इंशाल्लाह आप लोग बुक रीडिंग करेंगे तो ये दोनों डेफिनेशन भी आपको मिलेंगी, स्टार्टिंग में बुक के IS-20 के स्टार्टिंग में ही मिलेगी। बेटा ये दो वर्ड्स हैं, एक का नाम है गवर्नमेंट असिस्टेंस और एक का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट। एक का नाम है गवर्नमेंट असिस्टेंस और एक का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट नॉट इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी हमें फायदा तो गवर्नमेंट पहुंचाएगी लेकिन कोई फिजिकल रिसोर्सेज नहीं देगी, फायदा तो हमें गवर्नमेंट पहुंचाएगी लेकिन कोई फिजिकल रिसोर्सेज नहीं देगी। एग्जांपल दूं, हम पाकिस्तान में काम कर रहे थे, अचानक से कोई बड़ा फॉरेन कॉम्पिटिटर हमारे सामने आने लगा, अचानक से कोई बड़ा फॉरेन कॉम्पिटिटर हमारे सामने आने लगा, तो अगर वो आ जाता तो हमारी ऐसी तैसी कर देता, तो गवर्नमेंट ने फॉरेन से बाय अपनी ताकत से उसको रोक दिया, उस फॉरेन कॉम्पिटिटर को नहीं आने दिया। गवर्नमेंट ने हमें बचाने के लिए उस फॉरेन कॉम्पिटिटर को नहीं आने दिया, तो बेटा ये एक फेवर है गवर्नमेंट की, लेकिन ये कोई फिजिकल ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंस। सही है। इसी तरह कई बार
दुनिया में कोई लॉ पास हो रहा था या कोई ऐसा हमारे अगेंस्ट हो रहा था तो गवर्नमेंट ने वहां भी हमें बचा लिया, तो ये सब असिस्टेंस कहलाती है। कई बार गवर्नमेंट ने हमें फला जगह हमारा स्टॉल लगवा दिए, फला जगह हमारे वो बैनर्स वगैरह लगवा दिए, तो ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ हेल्प। कोई फिजिकल रिसोर्सेज नहीं दी, बस अपने कॉन्टेक्ट्स यूज करके गवर्नमेंट ने हमें हेल्प कर दी। तो ये जो है ना, इसको वैल्यू नहीं किया जाता। गवर्नमेंट असिस्टेंस को आप वैल्यू नहीं कर सकते, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? डिस्क्लोजर ओनली। इसका सिर्फ डिस्क्लोजर बनता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ बनता है डिस्क्लोजर। गवर्नमेंट असिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? डिस्क्लोजर बनता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर बनता है। अब दूसरी चीज यहां लिखी है गवर्नमेंट ग्रांट। दूसरी चीज प्यारे बच्चों यहां लिखी हुई है गवर्नमेंट ग्रांट। ये क्या है? ये अभी जो हम इतनी देर से पढ़ रहे थे। गवर्नमेंट ग्रांट में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट in the form of economic resources, in the form of economic resources, in the form of economic resources, okay? यानी आपको फिजिकल रिसोर्सेज मिल रही है, जैसे डायरेक्ट एसिड दे दिया, जैसे आपको पैसे दे दिए, तो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसकी डबल एंट्री बनाते हैं। अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे थे। तो गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज होती है, जबकि गवर्नमेंट असिस्टेंस का सिर्फ डिस्क्लोजर बनता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस का सिर्फ अब अगली चीज है आपके पास एक बड़ी जबरदस्त, ये इल्मी मसला है, ये एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है। और अब इस मसले को जब मैं समझाऊंगा तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। इस मसले से आपने बहुत कुछ सीखना है, प्लीज सुने यार। आपको मैंने इनिशियली एक एंट्री सिखाई है, बैंक डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होती है उस दिन एंट्री बनती है बैंक डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। ये जो आप डेफर्ड इनकम क्रेडिट करते हो, अल्टीमेटली मैं इसको लाइबिलिटी बुक करता था ना। ये जो आप डेफर्ड इनकम बुक कर रहे थे, इसको अल्टीमेटली मैं क्या बुक करता था? लाइबिलिटी बुक करता था ना। तो अब एक सवाल है, सवाल सुनना आराम से भाई। अब सब जाग जाओ, ये अब मसाइल वाली बातें, या मसले मसाइल वाली बातें सुने। क्या ये डेफर्ड इनकम जो हम बुक करते हैं, बैंक डेबिट डेफर्ड इनकम, क्या ये फ्रेमवर्क की ऑफिशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन को मीट करती है? क्या ये फ्रेमवर्क की ऑफिशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन को मीट करती है? जवाब नो, नहीं करती है। ये फ्रेमवर्क के ऑफिशियल डेफिनेशन के हिसाब से लायबिलिटी वाली डेफिनेशन मीट नहीं करती। एक मिनट, फ्रेमवर्क की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है लायबिलिटी की? कि एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, राइट नाउ आप ऑब्लाइज हो, राइट नाउ आप ऑब्लाइज हो कि आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट ट्रांसफर करना है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, राइट नाउ आप ऑब्लाइज हो कि आपको फ्यूचर में रिसोर्सेज ट्रांसफर करनी है, नहीं फ्यूचर में कोई पेमेंट या रिसोर्सेज ट्रांसफर करनी है। बेटा डेफर्ड इनकम में आपको फ्यूचर में कुछ देना थोड़ी है। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के केस में आपको फ्यूचर में कुछ भी रीपे नहीं करना, कुछ वापस थोड़ी करना है। सर वो जो आपने रीपेमेंट पढ़ाया था, रीपेमेंट तो तब करनी है जब आप ब्रीच करोगे। रीपेमेंट तो सिर्फ ब्रीच की सूरत हाल में, अगर ब्रीच नहीं करते तो देयर इज नो रीपेमेंट। और इवन एक और बात बताता हूं, मैंने उन सवालात में जहां रीपेमेंट की कोई कंडीशन नहीं थी तब भी डेफर्ड इनकम की एंट्री बनाई थी। तो इसका मतलब ये डेफर्ड इनकम जो है ना, ये कोई पेमेंट की वजह से थोड़ी बुक कर रहे हैं, यानी पेमेंट थोड़ी करनी है। जबकि फ्रेमवर्क की डेफिनेशन कहती है कि लायबिलिटी वो चीज है जिसमें पे करना हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अब आपको फ्यूचर में पे करना हो, सोचो। तो बच्चे ने कहा फिर ये लायबिलिटी आप क्यों बुक कर रहे हैं? फिर आप ये लायबिलिटी क्यों बुक कर रहे हैं? मैंने कहा मैं दलील दे रहा हूं, आप सुने, दलील दे रहा हूं। अगर मैं यहाँ लायबिलिटी बुक नहीं करता, चलो इधर देखो, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं। अगर मैं यहाँ लायबिलिटी बुक नहीं करता तो अगला रास्ता था मुझे पीएनएल बुक करना होता, क्योंकि इक्विटी तो बुक कर नहीं सकते ना। इक्विटी बुक इसलिए नहीं कर सकते, शेयर होल्डर से पैसा नहीं आया। तो फिर मुझे क्या बुक करना होता? पीएनएल बुक करना होता, इमीडिएटली पीएनएल बुक करना होता। तो मुझे एंट्री बनानी पड़ती बैंक डेबिट पीएनएल क्रेडिट। और अगर मैं डायरेक्ट पीएनएल क्रेडिट करता ना, मेरी बात सुनो,
तो मैचिंग प्रिंसिपल की इमारत गिर के जमीन पे आ जाती है। मैचिंग प्रिंसिपल की बिल्डिंग गिर के 1 सेकंड में जमीन बोस हो जाती, खत्म हो जाती। नहीं समझे? मैचिंग प्रिंसिपल की पूरी बिल्डिंग ही गिर जाती। नहीं समझे? क्योंकि ये बेनिफिट तो बेटा ये ग्रांट क्यों मिली है? एसेट से रिलेटेड। वो एसेट हमें जब कई साल फायदा दे रहा है तो ये लायबिलिटी, ये बेनिफिट इनकम को भी तो कई सालों पे स्प्रेड करेंगे ना। 1 सेकंड में तो कई सालों की इनकम नहीं बुक कर सकते ना। तो मैचिंग प्रिंसिपल के नजदीक ये अगेंस्ट नहीं हो जाता। तो इसीलिए हम मैचिंग प्रिंसिपल को बचाने के लिए यहाँ डेफर्ड इनकम बुक कर रहे हैं। हम मैचिंग प्रिंसिपल पे अमल करने के लिए यहाँ डेफर्ड इनकम बुक कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम डेफर्ड इनकम बुक नहीं करके डायरेक्ट पीएनएल क्रेडिट कर देते, डायरेक्ट पीएनएल क्रेडिट कर देते तो कई सालों की इनकम एक साथ बुक हो जाती, कई सालों की इनकम एक साथ बुक हो जाती। सही। लेकिन आज एक बात फिर भी बोल रहा हूं कि ये फ्रेमवर्क के ऑफिशियल डेफिनेशन को स्टिल मीट नहीं करती। यानी फ्रेमवर्क का इससे क्लैश है, फ्रेमवर्क का इससे क्या है? क्लैश है। तो अब आज एक और बात अपने कानों में डाल लो। पहले सुनी हुई है तो ठीक है, वरना सुन लो। याद रखना, किसी स्पेसिफिक आईएएस का और फ्रेमवर्क का क्लैश होगा कभी, किसी स्पेसिफिक आईएएस का और फ्रेमवर्क का क्लैश होगा तो आईएएस जीतेगा हमेशा। आईएएस विल प्रीवेल। क्योंकि आईएएस उस मसले का डायरेक्ट हल होता है। आईएएस उस मसले का डायरेक्ट हल होता है। तो अगर किसी स्पेसिफिक आईएएस और फ्रेमवर्क में अगर कभी क्लैश हो जाए, किसी स्पेसिफिक आईएएस और फ्रेमवर्क में क्लैश होता है तो आईएएस हमेशा जीतता है। और यहां भी देखो आईएएस जीत रहा है। ठीक है, पढ़ लो। अब ये देखो, पढ़ो, पढ़ो ये पूरा मैंने यहाँ लिख के पूरा तहरीर देख लो भाई, पढ़ लो, पढ़ें। This deferred income does not meet the official definition of liability according to framework, as there is no obligation to transfer economic resources in future. Then that's why we book this liability. Then why we book this liability? We book this liability because of matching principle. देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, because if we don't book this liability, then the other option we have is PNL, which is against matching principle to book all income in वन गो। ओके, सही। तो याद रखना भाई, ये थ्योरी का सवाल एक बार पूछा है उसने, पक्का पूछा है ये सवाल। थ्योरी का ये सवाल उसने 100% पूछा है। तो ये डेफर्ड इनकम हम इसलिए बुक करते हैं ताकि मैचिंग प्रिंसिपल मीट हो। ये लायबिलिटी की ऑफिशियल डेफिनेशन को मीट नहीं करती है। सही, सही। अब एक पास्ट पेपर एक बार आया था, वो मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, देखो तुम लोगों में से कौन सही करता है। और उसमें गलती भी तुमने पकड़नी है कि क्या उसने एरर किया हुआ है और आपको सही करके देना है। ठीक है, दिमाग से सोच के देना। देखिए मैं एक चीज फिर बोलता हूँ, एक बहुत बड़ी हिंट भी है वो, और वही असल डायलॉग है जिसपे पूरा आईएएस घूम रहा है। जिस चीज से रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है, कान खोलो फिर, जिस चीज से रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है वो चीज जैसे जैसे, यानी जिस स्टाइल में पीएनएल में जाएगी वैसे वैसे ग्रांट भी पीएनएल में जाएगी उसी स्टाइल से। जिस स्टाइल से वो चीज पीएनएल में जा रही होगी उसी स्टाइल से। वो चीज स्ट्रेट लाइन से जा रही होगी तो ये भी स्ट्रेट लाइन से जाएगी। याद आया? ताकि मैच हो, ताकि मैच हो, मकसद मैचिंग है, मकसद मैचिंग है। चलो आ जाओ, ये सवाल कर लो। ये रहा, मैं सवाल को जरा इनलार्ज कर देता हूँ। चलो जी, ये रहा। एक मिनट यार, ये तुम्हारे सामने एक सवाल आ गया। चलो अब आप इस सवाल को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें प्लीज।
चलो बेटा ये सवाल शुरू करो। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी ये सवाल भेज दिया है। आप लोगों के व्हाट्सएप पे भी ये सवाल भेज दिया है, वहां से भी देख सकते हो। चलो करो अब, और बताओ इसमें क्या गलती है, करके दें सही। करें बेटा, सवाल करें।
चलें, अब मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट अप्रैल 13 On 1st April 13, Skeptic receive a government grant of 8 million. 8 million की ग्रांट रिसीव हुई है, सही। तो पहली एंट्री तो आप सीधी बात है यही बनाओगे, बैंक डेबिट 8 मिलियन और डेफर्ड इनकम क्रेडिट 8 मिलियन। बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। विद अ ग्रॉस कॉस्ट ऑफ 64 मिलियन, आपने एक प्लांट खरीदा था उसके लिए। अब जरा यहीं से सुनना शुरू करें, यहीं से कॉन्सेप्ट मजबूत चाहिए। द प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years। तो प्लांट 10 साल के हिसाब से पीएल में जाएगा। प्लांट 10 साल के हिसाब से पीएल में जाएगा तो जाएगी भाई, मैचिंग करनी है ना, मैचिंग करनी है ना। जिस स्टाइल से वो एसिड डेप्रिशिएट होगा उसी स्टाइल से ग्रांट भी डेप्रिशिएट होगी। तो प्लांट की लाइफ कितनी है? 10 साल। तो जब वो 10 साल के हिसाब से पीएल में जाएगा तो वो भी 10 साल के हिसाब से जानी चाहिए, उसूल यही है। अब देखो आगे ये क्या गड़बड़ करेगा। एंड इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। वन ऑफ द टर्म्स, अब ये टर्म्स है भाई, ये रीपेमेंट की टर्म्स है ऑफ द ग्रांट इज दैट द इफ सेल ऑफ प्लांट बिफोर, अगर आपने जल्दी बेच दिया, अगर आपने जल्दी बेच दिया तो आपको ग्रांट वापस करनी पड़ेगी इस तरह। पहले साल बेच दिया तो पूरी 100%, दूसरे साल बेचा तो 75, तीसरे साल पे इतनी और चौथे साल पे इतनी। तो ये तो रीपेमेंट की कंडीशन है, ये तो रीपेमेंट की कंडीशन है भाई। हम वो जो एमोर्टाइजेशन करते हैं वो तो मैचिंग के लिए करते हैं, मैचिंग। और मैंने ये बोला था, देखो मेरे डायलॉग फिर सुनो, जिस चीज से रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है वो चीज जैसे जैसे पीएनएल में जाएगी, जिस स्टाइल से पीएनएल में जाएगी तो ग्रांट भी उसी स्टाइल से पीएनएल में जाएगी। तो वो चीज जब 10 साल पे जा रही है, प्लांट जब 10 साल पे जा रहा है तो ये भी 10 साल पे जाएगा ना, तभी तो मैचिंग होगी। हाँ, वरना तो मैचिंग नहीं होगी। अब इन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफी की है, देखो पढ़ो, इनकी गलती पढ़ो। अब यहां से गलती पढ़ो। अकॉर्डिंगली द डायरेक्टर प्रपोज टू क्रेडिट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 मिलियन, गलत। यानी 8 मिलियन का 25%, यानी इन्होंने 8 को डिवाइड बाय 4 कर दिया। जो रीपेमेंट पीरियड था उससे डिवाइड किया, गलत। आपको लाइफ ऑफ एसेट से डिवाइड करना चाहिए, आपको लाइफ ऑफ एसेट से डिवाइड करना चाहिए, बिकॉज the reason for this amortization is matching principle. The reason behind this amortization is matching principle. Okay, being the amount of grant they believe has been earned in the year to 31st March 2014, नहीं। Captive accounts for government grant as a separate item of deferred, ये गलत है इसने। सो अब हमें क्या करना होगा, सुनो, हमें करना होगा this grant should be amortized over the life of asset, because the objective of amortization is matching expenses and income. So as we have depreciated asset या machine over 10 years, so we need to amortize grant over 10 years also। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ये 8 मिलियन है, इसको डिवाइड बाय 10 कर दो। एमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट क्या हो जाएगी, देखो एमोर्टाइजेशन हो जाएगी 8 मिलियन डिवाइड बाय 10 years। तो ये हर साल आप बुक करोगे 0.8 पर एनम, 0.8 पर एनम, सही है। 2 पर एनम गलत थी, 0.8 के हिसाब से बुक करोगे। रीपेमेंट पीरियड पे थोड़ी करते हैं हम, तो मैच करना है ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, यानी एसेट जितने साल बेनिफिट देगा उतने साल ही ग्रांट भी एमोर्टाइज होगी, सही है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये इसने एमोर्टाइजेशन गलत निकाली हुई थी, हमने सही एमोर्टाइजेशन बता दी, हमने सही एमोर्टाइजेशन इसको बता दी। किसी ने किया था ये?
हाँ जी, कर लिया जी। बच्चों, कर लिया? बात समझ गए? अगर समझ गए तो एक मैसेज करें। अगर समझ गए तो काइंडली मैसेज करें। चलो, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।